इस 90 मिनट की वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं CSS और वो भी उतना ही जितना हमें सीखने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनर एंड डेवलपर। गेटिंग माई पॉइंट? सो हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ की शुरुआत हम पिछली वीडियो के साथ कर चुके हैं, जिसमें हमने 75 मिनट्स के अंदर HTML को पढ़ा था, HTML को सीखा था। तो अगर वीडियो देख चुके हो तो धन्यवाद, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, बिकॉज अदरवाइज HTML एलिमेंट्स शायद समझ में ना आए। अगर आते हैं तो गुड टू गो, इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिसाइड कर लो कि इस समर वेकेशन में हमें वेब डेवलपर बनना ही बनना है, वेब डेवलपमेंट सीखना ही सीखना है। बिकॉज मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि आई विल बी कंप्लीटिंग दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज बाय दिस समर वेकेशन इंक्लूडिंग बैकएंड टेक्नोलॉजीज। इस सीरीज के अंदर हम आज से CSS को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये CSS की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CSS होता क्या है और CSS को यूज करने का क्या सिंटैक्स रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि ना HTML हमारा रियल मायने में प्रोग्रेस पर आ जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम CSS। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं CSS के बारे में कि CSS आखिर होता क्या। तो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, यहाँ पर जो हम कोड करते हैं ना वो स्टाइल शीट की फॉर्मेट में करते हैं, मतलब स्टाइल शीट फाइल्स में करते हैं। ठीक है, आगे लेटर ऑन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि क्या होता है रियल मायने में। ओके, अब इसका रियल में यूज क्या है, क्यों करते हैं? बेसिकली इसका यूज यही है कि HTML एलिमेंट्स को एक वेल डिफाइंड लुक दें, एक ब्यूटीफुल लुक दें हमारे वेबसाइट्स पर। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमने आज तक यूज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल इमेजेस हो गया, HTML फॉर्म्स हो गए, या फिर लिंक्स हो गए, बटन्स हो गए, ठीक है, ऑडियो वीडियो टैग्स ही क्यों ना हो गए, तो ये जितने भी HTML एलिमेंट हम यूज करते हैं, इन सभी को प्रॉपर प्रोफेशनल लुक वेबसाइट पर किस तरीके से दिया जाता है, वो दिया जाता है CSS की मदद से। ठीक है, नो डाउट CSS बहुत ज्यादा काम सेव करेगा। वो किस तरीके से करेगा? जैसे आप लास्ट थर्ड पॉइंट देख पा रहे हैं, CSS saves a lot of time. It can control the layout of multiple web pages all at once. इसका मतलब क्या कि हमारी वेबसाइट्स में नो डाउट मल्टीपल पेजेस होंगे, है ना, किसी में 10, किसी में 20 और किसी में 100+ भी हो सकते हैं। तो वो जितने भी पेजेस होते हैं ना, सभी का ऐसा नहीं है कि हमें बार बार CSS लिखने की जरूरत है। ठीक है, हम एक या दो CSS फाइल्स के थ्रू ही उन सभी पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी पेजेस के लिए CSS लिख सकते हैं। ठीक है, वो लेटर ऑन वीडियोज में तुम लोगों को पता चलेगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि CSS का सिंटैक्स किस तरीके का रहता है। ठीक है, तो CSS का सिंटैक्स देखते हैं। CSS का देखो सिंटैक्स बेसिकली ये रहता है, अगर आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले आता है सेलेक्टर, देन एक कर्ली ब्रैकेट, देन प्रॉपर्टी नेम एंड देन प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, देन सेमीकोलन। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, अगली प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है उसी पर्टिकुलर सेलेक्टर के लिए, तो आपको पहले सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे जनरली हम बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड स्टार्ट करने से पहले, राइट? उसी तरीके से आपको क्या करना है, सेमीकोलन यहाँ पर भी लगाना है। तो क्या सिंटैक्स रहेगा हमारा? सेलेक्टर यहाँ पर देखो कोई भी हो सकता है, कोई भी टैग नेम हो सकता है, कोई भी क्लास नेम हो सकता है, कोई भी ID नेम हो सकता है। ठीक है, आगे वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा सेलेक्टर्स किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पर H1 सेलेक्टर हो गया, देन कर्ली ब्रैकेट हुआ, ठीक है, देन प्रॉपर्टी, देन कॉलन, देन प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, देन सेमीकोलन, दूसरी प्रॉपर्टी, देन सेमीकोलन, देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, देन हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने क्या किया, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक CSS डिफाइन कर दी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर देखिए आप, ये एक P टैग हमने डिफाइन कर रखा है, कर्ली ब्रैकेट, then color is the property name, then colon, then red is the property value। ठीक है, then semicolon, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, text hyphen align, text align, ये हमारी होगी प्रॉपर्टी, then property value। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS लिखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, now let's talk about CSS selectors कि CSS selector कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली 4 से 5 तरह के CSS selectors होते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको उनको डिफाइन कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि कितने तरीके से हो सकते हैं। प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि इनका रियल मायने में यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सिंपल सेलेक्टर, जो कि जस्ट अभी हमने देखा, लाइक H1, P टैग, IMG टैग, जिस पर्टिकुलर टैग पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, देन है सेकंड नंबर पर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, थर्ड नंबर पर है सुडो क्लास सेलेक्टर्स, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन ए सर्टेन स्टेट। ओके,
फोर्थ वन इज pseudo element selector, select and style a part of any element. Okay, last one is attribute selector, select element based on an attribute और एट्रीब्यूट वैल्यू. सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा सीएसएस क्या होता है, सीएसएस का सिंटैक्स क्या है और सीएसएस के सेलेक्टर कितने तरह के हैं. तो देखो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस. ठीक है, फर्स्ट वन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक्सटर्नल सीएसएस, सेकंड वन इज इंटरनल सीएसएस एंड थर्ड वन इज इनलाइन सीएसएस. ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सबसे पहले हम बॉटम टू टॉप चलेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस क्या होती है. ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, सिंपली हमारे उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया CSS टू सेपरेट आर CSS फाइल्स. ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी CSS-types.html. तो आप भी इसी सेम फ्लो को कंटिन्यू कीजिए. ठीक है, ये हमारी फाइल रेडी है, टाइटल मैंने असाइन कर दिया. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 टैग लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिया और P टैग के अंदर मैं लेता हूँ वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल्स. ठीक है, अब इसको जाके हम सिंपली रन करते हैं अभी के लिए और कुछ भी नहीं. ये मैंने रन किया, H1 टैग भी चल गया और P टैग भी चल गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पर कुछ इनलाइन CSS लिखते हैं. देखो इनलाइन CSS जनरली क्या होती है, इनलाइन CSS का मतलब ये कि आप उसी पर्टिकुलर टैग पर CSS अप्लाई कर दीजिए जिस पर आप करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इस H1 पर कुछ CSS लिखना चाहता हूँ तो मैं H1 टैग के अंदर आऊंगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा स्टाइल इक्वल टू, हमें डबल कोटेशन के अंदर आ जाना है. अब यहाँ पर आप CSS कोड लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2-3 प्रॉपर्टीज असाइन कर रहा हूँ. आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी का क्या यूज है, ये प्रॉपर्टी का क्या यूज है. ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आई मीन टू से. अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि हाँ जो CSS के टाइप्स है ना वो कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से कॉल होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ CSS प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड कलर और मैंने इसको कलर कर दिया रेड. ठीक है, देन सेमीकोलन, कलर मैंने इसको असाइन किया वाइट. ठीक है, अब जाके वापस हम ब्राउजर को रीलोड करते हैं तो देखो कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट कलर हो गया वाइट. राइट, जैसा कि H1 टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है तो वो अपने आप फुल विड्थ ले रहा है स्क्रीन के अकॉर्डिंग. ठीक है, और सेम काम मैं करता हूँ P टैग पर भी. मैंने क्या किया, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज की, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया और टेक्स्ट कलर मैंने अप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल ब्लू. ठीक है, इसको जाके रीलोड करते हैं, सी दोनों अप्लाइड है. ठीक है, तो ये हो गई इनलाइन CSS का एग्जाम्पल. सेकंड नंबर पे था एक्सटर्नल इंटरनल. इंटरनल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS का मतलब ये कि आप उसी पेज पर कहीं पर CSS अप्लाई कर दीजिए. तो वो कहीं पर भी आप नहीं कर सकते, जनरली आपको हेड सेक्शन के अंदर करना होता है. तो हेड सेक्शन में आप चाहो तो टाइटल के ऊपर कर दो या नीचे कर दो, डजंट मैटर. तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल के बाद आता हूँ, यहाँ पर एक टैग यूज करता हूँ स्टाइल. इसको स्टार्ट करना है, क्लोज कर देना और इसके अंदर आ जाना है. ठीक, अब यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे ना वो CSS कोड होगा. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सेलेक्टर के थ्रू ही CSS अप्लाई करता हूँ. तो जैसे हमारा H1 टैग है. ठीक है, H1 टैग पर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या असाइन कर देता हूँ. पहले रेड था ना असाइन, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देता हूँ. ठीक है, ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल ब्लू से. ठीक है, अब इसको जाके हम रीलोड करके रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा. आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया. राइट, मैं रीलोड कर रहा हूँ पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा. वो क्यों नहीं पड़ रहा, तो इसको समझिए. देखिए मैंने H1 पर CSS अप्लाई कर दी इंटरनल CSS पर. ठीक है, पर अभी भी यहाँ पर इनलाइन CSS अप्लाइड है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रायोरिटी ब्राउजर किसको दे रहा है, प्रायोरिटी ब्राउजर किसको दे रहा है, इनलाइन CSS को ज्यादा दे रहा है. ठीक है, अगर आपको इनलाइन CSS देखिए बेसिकली तो क्या है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा और कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा. स्टैंडर्ड वे तो यही होता है कि इनलाइन CSS से जितना बचा जाए उतना ठीक है. ज्यादा से ज्यादा CSS हम फ्यूचर में एक्सटर्नल CSS ही लिखेंगे. ठीक है, इनलाइन CSS बहुत रेयर केस में आप यूज करेंगे जब आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही फिक्स रहनी है, चाहे किसी भी डिवाइस हो चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, यही प्रॉपर्टी रहेगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो ही आप इनलाइन CSS के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं. ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ. जो तरीका है ना तो वो एक बार के लिए एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आपके नॉलेज में रहे. ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी रही, इनलाइन CSS की रही. तो इनलाइन CSS से अगर मैं कलर हटा दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो देखिए उसको जाके मैंने रीलोड किया तो वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया. कौन सा वाला,
जो मैंने ऊपर इंटरनल सीएसएस के अंदर लिख रखा है। करेक्ट। इसी तरीके से अभी तक कलर व्हाइट ही चल रहा है, चलना जाहिर सी बात है चलेगा, क्योंकि ये भी मुझे हटाना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, सो मैंने जैसे ही हटाया तो कलर भी ब्लू अप्लाई हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक चीज और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनलाइन सीएसएस भी लग रखी है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि इनलाइन सीएसएस वर्क ना करे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज लगा सकता हूँ, इंपोर्टेंट कीवर्ड यूज कर सकता हूँ सीएसएस के अंदर। मैंने जाके रीलोड किया तो देखिए अब क्या हो गया। इसका मतलब ये कि चाहे कुछ भी सीएसएस लिखी हो, चाहे इनलाइन सीएसएस लिखी हो, चाहे एक्सटर्नल सीएसएस लिखी हो या फिर इंटरनल सीएसएस क्यों ना लिखी हो, डजंट मैटर, कहीं पर भी कोई भी सीएसएस लिखी हो उस टैग पर अप्लाई वही होना चाहिए जहां पर मैंने इंपोर्टेंट कीवर्ड को यूज किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंपोर्टेंट लगाया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी टॉप पर आ गई। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई हो गया। ओके, सो आई होप इतना आप समझ गए। अब बारी आती है तीसरे सीएसएस टाइप की, जो कि है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये कि आप एक अलग से सीएसएस फाइल बनाएंगे और उस सीएसएस फाइल को आप अपने वेब पेज पे मतलब HTML पेज के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीएसएस फाइल बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीएसएस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ style.css। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक फाइल रेडी है। अब देखो जो भी सीएसएस फाइल होती है ना, वहां पर हमको स्टाइल टैग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टाइल टैग सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, HTML फाइल में लगेगा, इंटरनल सीएसएस के केस में। ये हमारी सीएसएस फाइल है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम सीधी प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, मतलब सीधा टैग लगाया, कोई भी सेलेक्टर यूज किया, उसके अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल के बाद अब उस सीएसएस फाइल को कॉल करते हैं। ठीक है, तो कॉल करने के लिए आपको एक टैग यूज करना होता है, लिंक टैग। लिंक रिलेशन आप असाइन करेंगे स्टाइल शीट। ठीक है, और उस फाइल का पाथ रखेंगे आप href टैग के अंदर। href टैग के अंदर आपकी फाइल कहाँ है, style.css। ठीक है, तो वो फाइल भी हम हमारी इस HTML फाइल के अंदर कॉल हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, h1 टैग पर ही एक CSS लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इस बार रेड। ठीक है, तो जाके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर इंटरनल पे कौन सा है, मैं इंपोर्टेंट हटा देता हूँ वापस। ठीक है, और यहाँ से इनलाइन भी हटा देता हूँ। ठीक है, चलो H1 पे नहीं करते, हम P टैग पे करते हैं, क्योंकि हमारा H1 तो ऑलरेडी असाइंड है ना। P टैग पे मैंने क्या किया, P टैग पे ऑलरेडी कौन सा असाइंड है, P पे एक्वा असाइंड है, मैंने इसको क्या कर दिया, P टैग पर रेड असाइन कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब इसको जाके रीलोड करते हैं तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि वहां पर अभी इनलाइन सीएसएस भी अप्लाइड है, जाहिर सी बात है अप्लाइड है ना। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इसको जाके रीलोड करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया जैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट लगाया। करेक्ट, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल सीएसएस होगी। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये हटा देता हूँ इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पर P टैग के अंदर मैं असाइन करता हूँ कलर इक्वल्स टू कलर में अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक सॉरी डिफॉल्ट ही था, ये कर देते हैं। ठीक है, ब्लू वाले कुछ और करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं ना, आई गेस ग्रीन थोड़ा विजिबल रहेगा, है ना, ग्रीन कर दिया। ठीक है, सो जाके रीलोड किया तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, style.css पर आता हूँ और यहाँ पर एक कलर असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कलर असाइन किया व्हाइट, देखते हैं अप्लाई हो जाएगा, नहीं हुआ अप्लाई। क्यों अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर P टैग के अंदर मैंने कलर ऑलरेडी अप्लाई असाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनलाइन सॉरी इंटरनल सीएसएस की भी प्रायोरिटी हाई रहती है, किस केस में, एक्सटर्नल फाइल्स के केस में। ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर क्या व्हाइट कलर असाइन किया हुआ है और यहाँ पर ग्रीन है, तो जहां पर उसको ग्रीन मिलेगा वो ग्रीन कहाँ मिला, इंटरनल सीएसएस के अंदर मिला, तो उसने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, पर अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये व्हाइट वाला ही अप्लाई करना है विदाउट इंपोर्टेंट कीवर्ड, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये फाइल यहाँ पर कॉल करके इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे टैग को कट करता हूँ और स्टाइल टैग के बाद लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जाके रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। इस बार इंटरनल सीएसएस वर्क नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्राउजर इंटरनल और एक्सटर्नल के केस में कौन से प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा जो कि बाद में उसे मिली। ठीक है, अभी यहाँ पर P टैग पर ग्रीन मिला
पर style.css के अंदर भी p टैग में व्हाइट मिला, ठीक है, और बाद में मिला, राइट। तो उसने क्या किया, ब्राउजर ने व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। नो डाउट अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, या फिर वहां पर लगा देते हैं पहले रखते हैं तो भी वो अप्लाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट का केस आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे, बेसिकली 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं सीएसएस को लिखने के और हमारे वेब पेजेस में यूज करने के, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे। इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मेक श्योर, ठीक है। इतने से को अपने हाथ से निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और ये जो कलर प्रॉपर्टी ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, आई गेस आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने ज्यादा प्रॉपर्टीज को यूज यहाँ पर किया नहीं, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल मैंने बना रखी है, सेम फाइल आप भी बना लेना, css-fonts-text, ठीक है। मैंने एक div लिया, उसको मैं एक क्लास असाइन करता हूँ fonts, ठीक है। यहाँ पर क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, font-text भी हो सकता है, font text भी हो सकता है कैमल केस में, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली fonts असाइन करता हूँ, और चाहे तो id भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अभी अब CSS अप्लाई करके बताऊंगा इन दोनों पर कि वो कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, font क्लास पर CSS अप्लाई करता हूँ, अपनी style.css के अंदर आ जाता हूँ, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। style.css में आया, और क्लास पर अगर आपको CSS अप्लाई करनी है तो डॉट के साथ आपको क्लास नेम लिख देना, और देन अगेन सेम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है min हाइट, मैंने इसको असाइन किया 100 पिक्सल, और विड्थ मैंने असाइन कर दिया इसको 500 पिक्सल, ओके। देन मैं इसको बैकग्राउंड कलर असाइन करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी रखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट बैकग्राउंड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने इसको कलर असाइन कर दिया ग्रे। अब मैं इसको जाके सिंपली रीलोड करता हूँ। हमारी फाइल कहाँ है, ये रही css-fonts-text। तो ये देखिए फाइल हमारी एक डिव बन चुकी है जिसके पर मिनिमम हाइट अप्लाई हो चुकी है, और विड्थ अप्लाई हो चुकी है, और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दिया, अदरवाइज आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मिनिमम हाइट का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर कुछ कंटेंट हो या ना हो, मिनिमम हाइट उस पर अप्लाई हो जाएगी पर्टिकुलर क्लास पर, ओके। सेम अगर आपको क्लास की बजाय अगर आईडी पर सीएसएस अप्लाई करनी है तो वो कैसे करना होती है, हैशटैग के साथ, ठीक है। आईडी नेम हमारा क्या था, टेक्स्ट ही था, ठीक है। तो मैंने क्लास हटाकर इसको क्या कर दिया, आईडी कर दिया। अब मैं इसको जाकर रीलोड करूंगा तो देखिए कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, सी है ना। तो मैं वापस इसको क्लास कर देता हूँ। जैसा मैंने आई गेस पहले भी बताया होगा कि सीएसएस हम आईडीज पर अप्लाई नहीं करेंगे, सीएसएस हम क्लासेस पर ही अप्लाई करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना था, तो आई गेस आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर आकर एक h3 लेता हूँ इसी div के अंदर, और मैंने लिखा fonts example, ओके। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिया मैंने लॉरेम एप्सम, और सेम पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके हमारे पेज को जाके रीलोड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ इस बॉक्स की हाइट बढ़ जाती है, राइट। अब ये हाइट क्यों बढ़ जाती है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हाइट जनरली ऑटो होती है, ठीक है। आपने मिनिमम हाइट जो असाइन किया, इसका मतलब ये कि अगर उसके अंदर कुछ कंटेंट ना हो तो ब्राउजर एटलीस्ट इतनी हाइट तो ले ही ले, ठीक है। अगर कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो हाइट है वो ऑटो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। पर फिर भी आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ऑटो असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको अगर ऑटो लिख देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही डिव का ले रही है, कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट ले रही है, ठीक है। तो आई गेस आप हाइट और विड्थ समझ गए होंगे। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, इन केस अगर आप हाइट ना लिख के मैक्स हाइट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 120 पिक्सल, ठीक है। अब अगर इसको जाके रीलोड करेंगे तो डिफरेंस आई गेस आप समझ गए। मिन में वो मिनिमम अप्लाई कर देता है, और मैक्स का मतलब ये कि वो उससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है, ब्राउजर। तो मैं इसको हटा देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यही रहता है हमारा कि आप मैक्स हाइट को कभी यूज ना करें, ठीक है। मेन हाइट को यूज कीजिए, और हाइट तो ऑटोमेटिक रहता ही है, ठीक है। हाइट हमारा हो गया ऑटो, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये h3 और p टैग लिया, इन पर हम कुछ टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। पहले क्या करता हूं मैं, h3 लेता हूं, बट h3 डायरेक्ट ना लेकर मैं एक रिलेशन बिल्ड करता हूं। मैंने लिखा .fonts देन h3 स्पेस h3। इसका मतलब ये कि मैंने CSS कॉम्बिनेटर टाइप का CSS यूज किया। मतलब मैंने आई गेस आपको याद होगा CSS की स्टार्टिंग वीडियो के अंदर CSS के सेलेक्टर्स बताए थे, उसमें से जो कॉमन सिंपल सेलेक्टर था वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया। ये जो सेलेक्टर है वो है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, इसका मतलब रिलेशनशिप बेस्ड सेलेक्टर। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, इसका यहाँ पर रिलेशनशिप ये है कि h3 पर जो भी CSS अप्लाई होगी ना, वो हर एक h3 पर नहीं होगी, उस h3 पर अप्लाई होगी जिसकी पेरेंट क्लास fonts हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा
H3 ये रहा, इसकी पेरेंट क्लास fonts, राइट। अब अगर आप इस div के बाहर कहीं H3 लिख देंगे तो वहां पर वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको। एक तो किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखेंगे और एक बिना किसी क्लास के लिखेंगे, तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या करता हूँ, मैंने असाइन किया टेक्स्ट अलाइनमेंट सबसे पहले सेंटर। तो जाके हम रीलोड करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करते ही वो क्या हुआ, div के सेंटर में आ गया, ठीक है। क्योंकि इसकी अभी H3 नो डाउट अपने अपने ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो उसने विड्थ कितनी ले रखी है, उस div जितनी ब्लॉक ले रखी है। अगर मैं इस पर बैकग्राउंड अप्लाई कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकग्राउंड कर दिया इसका रेड, तो देखिए इसकी अभी विड्थ कितनी है, सिर्फ उस पेरेंट div जितनी, कंप्लीट स्क्रीन जितनी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी एक पेरेंट div के अंदर है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने कंप्लीट विड्थ लिया, बैकग्राउंड इस पर अप्लाई हो गया, और जैसे ही आप इस पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ गया, ओके। उसके बाद आप टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद आप कर सकते हैं और भी काफी प्रॉपर्टीज यहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर एग्जांपल अंडरलाइन। तो जैसे आप अंडरलाइन कर देंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बैकग्राउंड हटा के आपको दिखाऊं तो सी यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो गया, मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कैपिटलाइज कर देते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, इससे देखिए क्या हुआ। पहले मैं जाके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको स्मॉल में लिख देता हूँ और इसको भी स्मॉल में लिख देता हूँ। अब जाके रीलोड किया तो देखिए कुछ डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पर सारा स्मॉल में, इसके बावजूद भी उसने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, राइट। तो ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज से, ठीक। अगर आप अपर केस कर देंगे तो सारा का सारा पूरा का पूरा H3 के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा किस में आ जाएगा, कैपिटल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी और प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट से रिलेटेड ही, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। अगर आप टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग से डिफाइन होती है वो प्रॉपर्टीज, लेटर स्पेसिंग अगर आप 3 पिक्सल कर देते हैं तो इससे क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। इससे डिफरेंस ये आएगा कि हर एक लेटर के बीच में 3 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग अगर आप कर देंगे 6 पिक्सल तो इससे क्या होगा, दो वर्ड के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। मैं टेक्स्ट स्पेसिंग को अगर हटाऊं, अगर रीलोड करूं तो देखिए एक वर्ड हमारा ये था फॉन्ट और दूसरा वर्ड हमारा था एग्जाम्पल, तो इन दोनों के बीच में 6 पिक्सल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर 15 कर दूंगा थोड़ा और गैप आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं px यूज कर रहा हूँ काफी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो px जनरली क्या होता है, पिक्सल्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक यूनिट टाइप है CSS के अंदर। इसी तरीके से एक परसेंटेज भी होता है और भी काफी यूनिट टाइप्स होते हैं, वो लेटर ऑन वीडियोज में हम देखेंगे। पिक्सल होता है 1/96 ऑफ एन इंच, ठीक है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना पिक्सल टू इंचेस, ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए और यहाँ पर आप क्या लिखिए पिक्सल इंचेस में लिखिए 1, तो ये देखिए पिक्सल्स में क्या आया 96, ओके। तो ये यूनिट टाइप होता है। तो ये तो हमने देख लिया टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कुछ फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वो हम अप्लाई करते हैं P टैग पर, ओके। P टैग पर मैं जाके अप्लाई करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करूंगा। फॉन्ट के लिए सबसे पहले तो फॉन्ट साइज ही होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने अप्लाई कर दिया 16 और एक कलर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अब जाके उसको हम रीलोड करते हैं तो ये देखिए व्हाइट कलर अप्लाई हो गया। और फॉन्ट फॉर्मेट अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, फॉन्ट साइज हमारा आई गेस अप्लाई हुआ कि नहीं, मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ। इसको जाकर मैंने रीलोड किया तो ये देखिए 20 पिक्सल्स अप्लाई हो चुका है, ठीक है। जूम कर देता हूँ वापस, तो हो गया हमारा फॉन्ट साइज। फिर होता है एक फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट अगर आप बोल्ड कर देंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो हो गया बोल्ड में, ठीक है। मैं थोड़ी सी इस पर टेक्स्ट स्पेसिंग अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए लेटर स्पेसिंग आई मीन टू से मैंने कर दिया 2 पिक्सल, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसका 16, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर जो आप कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड है और कुछ डिफॉल्ट भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले सेलेक्ट करता हूँ एरियल वाले, ठीक है। अब आके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ और भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है तो वो लिस्ट आ जाती है, टाइम्स रोमन वाली कर देते हैं और जाके रीलोड करते हैं तो देखिए फिर से फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इन केस अगर आपको कोई और फॉन्ट यूज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाके एक वेबसाइट सर्च कर सकते हैं गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो जो नंबर 1 रिजल्ट आता है आपको सिंपली उस पर जाना है। यहाँ पर n नंबर ऑफ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे।
आपको जो भी सही लगता है उनमें से कोई भी यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट याद है तो उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये फॉर एग्जांपल मैं लाटो वाला सेलेक्ट करता हूँ, और ये करने के बाद आपको जो स्टाइल सेलेक्ट करना है उस पर सिंपली सेलेक्ट दिस स्टाइल पर क्लिक कीजिए, तो ये फ़ॉन्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपको ये लिंक टैग दिख रहा है ना, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और वापस हमारे कोड के अंदर आ जाना है, और स्टाइल टैग के बाद में आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारा फ़ॉन्ट इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली पर जाना है, और यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटाकर आपको फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई कर देनी है, ये अप्लाई कर देनी है। देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है लाटो, दैट्स इट। अब जाके मैं पेज को रीलोड करता हूँ हमारे, तो अभी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ये लास्ट टाइम जो हमने अप्लाई किया वो है, मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए जो हमने गूगल फ़ॉन्ट से सेलेक्ट किया था वो फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो W3 स्कूल पर जाके देखिए। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वहीं तक रह जाना, नहीं, प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी हैं, मैं इनका यूजेस बता सकता हूँ, और सभी का यूजेस तो मेरे लिए भी बताना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने लेवल पे कोशिश कीजिए इनको प्रैक्टिस में लाने की। ब्राउजर से आपको आइडिया लग रहा होगा कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेवलपर टूल के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर पर आ जाना है, किसी भी पेज को ओपन कर लेना और यहाँ पर राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट पर आ जाना है, ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर जो आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे नंबर 1 ऑप्शन है एलिमेंट्स, देन कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये 4 ही बताऊंगा, बाकी के लेटर ऑन वीडियोस के अंदर जैसे जैसे आपका वेब डेवलपमेंट में काम बढ़ता जाएगा तब अगर आप समझेंगे तो आई गेस ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इन चारों का मतलब समझते हैं ये क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली जो भी हम HTML लिखते हैं हमारे पेज के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर पेज के अंदर, तो वो सारा का सारा सोर्स कोड एलिमेंट के अंदर दिखता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू बॉडी, ठीक है। ये बॉडी हो गया हमारा। ये जो आपको ग्रामरली वाला नीचे दिख रहा है लास्ट में, ये बेसिकली मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है ग्रामरली का गूगल क्रोम के अंदर, तो उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आता है हमारा बॉडी टैग। तो देखिए बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर हमारी एक क्लास डिफाइंड थी फॉन्ट वाली, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो हमारे एक H3 टैग था और 2 P टैग थे। अब आप जैसे देख पा रहे हो मैं जिस भी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ या फिर माउस लेके जा रहा हूँ ना, ऊपर वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उस पर फोकस चला जाता है। जैसे अभी मैंने H3 को सेलेक्ट कर रखा है, राइट, तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है H3 सेलेक्टेड। उसी तरीके से मैं अगर माउस ओवर करूंगा नीचे वाले P टैग पे तो फोकस किस पे चला गया, उस डिव के अंदर फर्स्ट P टैग पे। इसी तरीके से नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे वाले पैराग्राफ पर, और अगर मैं तीनों में से किसी पे नहीं लेके जाता, उस डिव पर लेके जाता हूँ तो पूरा का पूरा फोकस किस पे चला गया, उस डिव पर चला गया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट पर फोकस ले जा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली एलिमेंट का मतलब ये कि आपका पूरा का पूरा व्यू सोर्स दिखेगा, सोर्स कोड दिखेगा एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके, ये एडिटेबल मोड में ओपन हो जाता है, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये टेक्स्ट को आप चेंज कर पाएंगे, या फिर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं तो काफी सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट कर देंगे तो H3 की एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई, तो देखिए ऊपर एक H3 है और एक नीचे डुप्लीकेट H3 बन गया। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके एडिट HTML कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर यहाँ पे लिख दिया डेवलपर टूल्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट क्या आने लगे, डेवलपर टूल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोड के अंदर कुछ चेंज हो गया। अगर आप आपका कोड जाके देखेंगे ना तो वहां पर अभी भी एक ही H3 है और जिसकी हेडिंग क्या है, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या है, फॉन्ट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि आप रन टाइम में, मतलब आपका जब भी आपके सामने एक ब्राउजर में पेज ओपन हो जाता है, कोई भी वेब पेज, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर फेसबुक, कहीं पर भी जाके इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली ये काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है, जनरली स्क्रीनशॉट्स को एक वैल प्रूफ नहीं माना जाता, बिकॉज हर कोई राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाके चेंजेस कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई आइटम खरीदा, उसमें इनवॉइस में अमाउंट लिखा हुआ है 1500 रुपए, ठीक है, आपने उसको चेंज कर दिया इंस्पेक्ट करके 2500 रुपए, राइट, और उसको स्क्रीनशॉट लेके सामने वाली पार्टी को भेज दिया, तो वो तो कतई नहीं मानेगा ना उस चीज को, वो तो कह देगा कि आपने चेंज करके भेजा। इसीलिए फिजिकल इनवॉइस मांगे जाते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे फिजिकल इनवॉइस के अंदर कोई चेंज कर नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चेंज करके उसका प्रिंट आउट ले लिया, देन वो बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये उसका कोई इलाज नहीं है। फिर सामने वाला अगर उसको 2500 मानता है तो माने। स्क्रीनशॉट वगैरह को इसीलिए वैल प्रूफ नहीं माने जाते, ठीक है, किसी भी केस में। तो ये हो गया एलिमेंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट टूल है कंसोल। कंसोल में क्या होता है, जनरली जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और फंक्शन क्लोज कर दिया और मैं एंटर हिट करता हूं। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया सारा का सारा कोड हमारा जा चुका है और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट हो गया, हेलो वर्ल्ड, जो कि मैंने यहां पर लिखा, राइट। टेंशन की बात नहीं, हमारे सोर्स कोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मैं रीलोड करूंगा तो वापस हम इनिशियल स्टेज पर आ गए, ठीक है। ओके, तो ये होता है कंसोल। कंसोल में हम जनरली जावास्क्रिप्ट रिलेटेड काम करते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज के अंदर वो सारी फाइल्स दिखती हैं जो कि उस पर्टिकुलर वेब पेज से रिलेटेड होती है। अभी जैसे हमारा वेब पेज कौन सा ओपन है, CSS fonts text.html, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट हमारा सर्वर है। मैंने अभी इसको सर्वर बेस्ड ओपन कर रखा, रन कर रखा। फ्यूचर वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे सर्वर इंस्टॉल होता है, कैसे सर्वर पर हमारी फाइल्स रन होती है। इस वीडियो के अंदर तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तो लोकल होस्ट हमारा सर्वर हो गया। वेब डेवलपमेंट सीरीज हमारा फोल्डर है, करेक्ट। उसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर ये फाइल है, ठीक है। उसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो CSS-fonts-text.html ये फाइल है जो कि रन हो रही है, और style.css फाइल जो कि इस फाइल के साथ लिंक है। मेक श्योर उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो CSS-types भी फाइल है, उसको ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वही फाइल्स दिखाएगा जो कि ऑलरेडी रनिंग में है और उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऑलरेडी रनिंग में कौन सी है, CSS-fonts-text.html, और इससे एसोसिएटेड फाइल कौन सी है, style.css, ओके। तो यहाँ पर ये हमें सोर्सेज के अंदर वो सारी नंबर ऑफ फाइल्स दिखाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर टैब है नेटवर्क। अब नेटवर्क में जनरली क्या होता है, नेटवर्क में बेसिकली जैसे ही देखो पेज रीलोड होता है ना, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो नेटवर्क के अंदर वो सारी फाइल्स आ जाती हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पेज को रन करने के लिए कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले style.css लोड हुई, देन इसको मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लियर किया, देन रीलोड करता हूँ। अब देखिए इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गई। सबसे पहले CSS फॉन्ट लोड हुआ, देन style.css लोड हुआ, देन हमारा फॉन्ट गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लोड हुआ, और उसी तरीके से एक फेविकॉन लोड हुआ जो कि आपको डिफॉल्ट पर दिख रहा है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे वो सारी यहाँ पर दिखती हैं। तो ये तो सारी रिक्वेस्ट कहाँ गई, हमारे लोकल होस्ट पर गई, बिकॉज हमारे सिस्टम के ही सर्वर के थ्रू ये फाइल रन हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कई बार हम थर्ड पार्टी पर भी रिक्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि गूगल और फेसबुक के थ्रू हम लॉग इन करते हैं, राइट। तो वहां पर थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट जाती है, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा यहाँ पर नेटवर्क के अंदर दिखती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में वाया एजेक्स लॉगिन करता है। एजेक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, मतलब थर्ड पार्टी की जो भी रिक्वेस्ट होती है ना, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, वो भी यहाँ दिखती है। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी भी रिसोर्स को अगर लोड कर रहे हैं तो वो भी सारी रिक्वेस्ट यहीं दिखेगी, ठीक है। जनरली यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट जितनी भी होती है वो सारी हम हैंडल करते हैं। देख सकते हैं कि उन पर्टिकुलर स्टेटस, हर एक रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर जैसे ही आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस आ जाता है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके आप दिखाता हूँ। देखिए ये रिक्वेस्ट URL रहा, रिक्वेस्ट मेथड गेट था, ठीक है। स्टेटस को 200, मतलब अगर वहां से आपको रेस्पॉन्स ओके मिल जाता है, मतलब सक्सेसफुली रेस्पॉन्स मिल गया, तो इसका मतलब उसका स्टेटस कोड ओके होगा 200 के साथ, ठीक है। सो आई होप आप ये चारों टैब समझ गए होंगे। अब एलिमेंट्स के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसी को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना एरो वाला, इस पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद में आप किसी पर भी, किसी भी पी टैग पर, किसी भी हेडिंग पर, किसी भी IMG टैग पर माउस लेके जाइए और उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में स्टाइल टैब के अंदर आपको सारी वो CSS दिख जाएगी जो कि आपने उस टैग पर अप्लाई कर रखी है, ठीक है। अब आप रन टाइम में चाहें तो यहाँ पर CSS में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल्ड हटा के इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। चलो इटैलिक यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फॉन्ट फैमिली में ही वो ऑलरेडी इटैलिक है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली अगर मैं डिफॉल्ट हटा देता हूँ तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होगी, आई मीन फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अगर मैंने इसको अब अप्लाई किया फॉन्ट स्टाइल और मैंने इसको कर दिया इटैलिक, तो ये देखिए इटैलिक अप्लाई हो गया। इसी तरीके से मैं कर देता हूँ इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फॉन्ट साइज का बढ़ गया। कलर में इसका चेंज करता हूँ, तो देखिए कलर में व्हाइट की बजाय यहाँ पे आपको जो पिकर दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑरेंज वाला ले लेते हैं हम, ये लो, ठीक है। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, डिफॉल्ट हालांकि अप्लाई हो चुका है।
बट मेक श्योर ये जो अभी जितनी भी CSS हमने लिखी ना वो सिर्फ ब्राउजर तक, हमारे कोड में नहीं गई है। अब कोड में अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप सिंपली सभी की सभी CSS को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमारे कोड में आइए, कोड में आने के बाद आप उस पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। अब ये अगर आप रीलोड करेंगे तो हमारी CSS ये अप्लाइड है, ठीक है। तो ये फायदा रहता है डेवलपर टूल का कि आप रन टाइम में अगर आपको कुछ भी CSS वगैरह में मॉडिफाई करके देखना है कि हाँ उसका लुक कैसा आएगा, अगर आपको सही लगता है तो वो आप CSS कॉपी करके अपने कोड में लिख सकते हैं। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप सिंपली पेज को रीलोड कर दीजिए, जो भी आपने अप्लाई किया वो वापस हट जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा जो भी आपने कोड के अंदर लिख रखा है, ठीक है। अब ये जो डेवलपर टूल है वो हर एक ब्राउजर के अंदर होता है, फायरफॉक्स में भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स में, सफारी के अंदर भी होता है, ओपेरा मिनी के अंदर भी होता है। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो गूगल क्रोम को ही यूज कीजिए, बिकॉज बहुत एडवांस है, बहुत इजी टू यूज है। फायरफॉक्स पर या फिर अदर ब्राउजर पर आप खुद अपने लेवल पर ट्राई कीजिए, आपको क्या डिफिकल्टीज वगैरह आती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फाइल बना लिया CSS-colors। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, कोड देन प्रेफरेंसेस सेटिंग्स, यहाँ पर आके आप टेक्स्ट साइज बढ़ा सकते हैं, देन एंटर, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट साइज बढ़ गया। मैं क्या करता हूँ, हमारी style.css बनी हुई है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डिव बना रखी है मैंने, जिसको क्लास असाइन कर रखी है कलर्स। ओके, कलर्स क्लास के अंदर H3 टैग, ओके ओके, ठीक है। तो H3 जो हमारा टैग है उसको मैं कलर असाइन करता हूँ, कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक, ठीक है। अब जाके सिंपली रीलोड करता हूँ, हमारे पेज को रन करता हूँ I से, तो ठीक है, कलर ब्लैक में आ रहा है, डिफॉल्ट ही ब्लैक कलर है, राइट। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड से, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कलर हो गया रेड, ओके। तो ये तो सबसे बेसिक तरीका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और P टैग का कलर चेंज करता हूँ दूसरे तरीके से। सेकंड तरीका है RGB वैल्यूज, ठीक है। तो RGB वैल्यूज आप कैसे यूज करेंगे, सिंपली प्रॉपर्टी नेम लिखा, कलर, बैकग्राउंड कलर, व्हाटएवर, सिंपली क्या करेंगे RGB लिखेंगे और फंक्शन स्टार्ट एंड क्लोज कर देंगे, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 3 वैल्यूज पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया 0,0,0, देन सेव किया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो आपको VS कोड बता भी रहा है, छोटे से बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉक्स बन गया। इसका मतलब RGB की फुल फॉर्म तो देखो सबसे पहले क्या होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू के कलर के कॉम्बिनेशन से आपका एक कलर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो है रेड की, सेकंड पैरामीटर जो है वो है ग्रीन के लिए, और जो थर्ड पैरामीटर है वो है ब्लू के लिए, ठीक है। वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं 0 से 255 के बीच में, फ्रॉम 0 to 255, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बीच वाली वैल्यू कर दी 255 और सेव किया, तो देखिए यहाँ पे कलर क्या चेंज हो चुका है, ग्रीन, राइट। अगर मैं इसको जाके रन करता हूँ तो देखिए हमारे पैराग्राफ का कलर क्या आ गया, ग्रीन, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी 255 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 0 कर दिया, तो स्टैंडर्ड कलर ब्लू आ जाएगा, राइट, ब्लू हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए मैंने वापस इसको 255 कर दिया, तो जो एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो रेड 0, ग्रीन 255 एंड ब्लू 255, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो VS कोड ने ऑटोमेटिकली ले लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे आई गेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे स्टार्ट में हमने देखा था डिफॉल्ट अगर 0,0,0 रखेंगे तो वो ब्लैक होगा, ओके। इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, आई गेस यहाँ पर तो पिक नहीं होगा, पर अगर आपको और कलर्स की वैल्यू सर्च करनी है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वहीं राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आपके पास यहाँ पे टूल आ गया, तो देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप जिस पर भी कलर, जो भी कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कीजिए, आपको ब्राउजर में भी दिख रहा है। देन यहाँ पे RGB की वैल्यू दिखा रहा है, रेड फॉर 120, ग्रीन की 195 एंड ब्लू की 111, ठीक है। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, तो ये आपकी वैल्यूज यहाँ बन गई। देन इसको कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, और इसको रीलोड कर लिया। तो जो भी कलर आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, P टैग, ओके। तो ये हो गया कौन सा तरीका, यूजिंग RGB, ओके। थर्ड मेथड होता है, थर्ड मेथड के लिए मैं एक और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक T टैग और ले लेता हूँ, इसमें भी मैं लॉरेम इप्सम में लिख देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कलर ग्रीन आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर CSS अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले P टैग पर एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया para3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया P para
PARA3। इसका मतलब क्या, कलर्स क्लास के अंदर वो पैराग्राफ जिसकी क्लास पैरा 3 हो। यहां पर मैं कलर अप्लाई करूंगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज में, ठीक है, HEX। आई गेस आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज में आपको जो कलर असाइन करना होता है वो स्टार्ट होता है हैशटैग से, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट कलर आपके सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर रेड अप्लाई करना है तो FF0000। तो यहां पर भी सेम RGB का ही कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर किसे डिनोट कर रहे हैं, रेड को, ठीक है। फिर आगे के दो कैरेक्टर जो 00 है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, ग्रीन को, राइट। फिर आगे के जो दो कैरेक्टर हैं 00 वो किसको डिनोट कर रहे हैं, ब्लू को, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ठीक है, मैं अगर इसको 00 कर दूं और इन दोनों को FF कर दूं, ठीक है, तो क्या कलर आ गया, ग्रीन, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने इन दोनों को 00 कर दिया और लास्ट वाले दोनों को FF कर दिया, तो डिफॉल्ट कलर क्या आ जाएगा, ब्लू, ठीक है। अब जाके मैं सिंपली ब्राउजर को रीलोड करता हूं, तो देखिए हमारा जो ठीक है, तो H3 पर अच्छा वो P टैग से क्लास हट चुकी थी एक्चुअली, दैट इज वाई वहां से वो RGB का कलर हट गया। तो मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पर RGB कलर अप्लाई कर देता हूँ, RGB, ताकि हम डिफरेंस देख पाए, करेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, पैरा क्लास हटा दी, ठीक है। तो देखिए, अच्छा दोनों का रेड हो गया, कोई बात नहीं, इसका कर देते हैं 255। उप्स, बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, राइट। चलो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफॉल्ट कलर से हो गए, ठीक है। RGB हमने देख लिया। अब लास्ट हम देख रहे थे हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में हैशटैग के साथ कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, ब्राउजर हमारे काफी स्मार्ट है। अगर आप 3 भी डिजिट लिखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। देखिए एक एक उसने क्या किया, ब्राउजर ने स्टार्टिंग की डिजिट रेड के लिए, सेकंड डिजिट ग्रीन के लिए और थर्ड डिजिट ब्लू के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो 6 डिजिट भी लिख सकते हैं और चाहे तो 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, आपका काम दोनों के केस में ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेंज करना है तो आई गेस आपको पता ही है कैसे चेंज करते हैं। वही फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया और जो कलर आपको चेंज करना है वो यहाँ पर पिकर पे आइए, जो भी आपको कलर रखना है, ठीक है, अप्लाई करके छोड़ दीजिए। देन यहाँ से वैल्यू कॉपी कीजिए और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। तो वो हमारा कोड में भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इन केस अगर आपको स्टार्ट से ही नहीं पता कि यार मुझे कौन सा कलर पिक अप्लाई करना है, मेरे को उसका कोड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कलर आपको अप्लाई करना है पर आपके पास उसकी RGB वैल्यू भी नहीं है या और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी नहीं है, तो डिफॉल्ट आप ये कर सकते हैं, कोई भी कलर अप्लाई किया देन उसको यहाँ पर लाके रीलोड करके देख लिया, मतलब सॉरी इंस्पेक्ट पे चेंज करके देख लिया, या फिर गूगल पर जाकर सिंपली लिख सकते हैं RGB वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर कलर नेम और सिंपली कलर लिख दीजिए, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पर जाकर कलर की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। देखिए ये पिकर आ गया ना, जैसे हमारा ब्राउज वहां पर आ रहा था, तो यहाँ पर RGB और ये नीचे क्या आ रहा है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और अपने कोड में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, आपका पर्टिकुलर कोड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे। इसी तरीके से ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है बैकग्राउंड कलर पर भी। एक यहाँ पर मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया हैशटैग FF, चलो वाइट तो डिफॉल्ट ही होता है ना, हैशटैग ये कर, चलो ये तो ऊपर वाला ही आ गया, ये है, ठीक है, कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने कर दिया 000, ठीक है, ब्लैक कर दिया। तो देखिए बैकग्राउंड कलर रेड आ गया, आई गेस प्योर रेड तो नहीं है, जो भी है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर पर भी आप इसी तरीके से कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि CSS में हम कलर्स कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। इसके लिए सिंपली मैंने क्या कर रखा है, एक डिव बना रखा है और उसको क्लास अप्लाई कर रखा है बॉर्डर्स, ठीक है। अब मैं वही करता हूँ, हमारी CSS पर आता हूँ, style.css पर, और क्लास मैंने लिखा और यहाँ पर मैं कुछ CSS लिखता हूँ, ठीक है। CSS लिखूंगा बॉर्डर के लिए सबसे पहले, बैकग्राउंड बाद में देखेंगे। तो बॉर्डर अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं सिंपली प्रॉपर्टी यूज करूंगा बॉर्डर स्टाइल। देखिए यहाँ पे इतनी सारी स्टाइल्स आ रही हैं, हम यहाँ पे 2-3 देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल पिक किया डैश, ठीक है, और मैं इसको कुछ विड्थ एंड हाइट असाइन कर देता हूँ ताकि वहां पर हमें कुछ आउटपुट दिख सके, करेक्ट। मिन हाइट कर देता हूँ मैं इसको असाइन, मिन हाइट मैंने कर दिया 500 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या किया, डैश, ठीक है। अब जाके हम हमारे पेज को करते हैं रन, CSS बॉर्डर, ठीक है। अभी हमारी फाइल तो रन हो चुकी है पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि है बॉर्डर विड्थ,
ठीक है, बॉर्डर विड्थ मुझे डिफाइन करना है फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल। अब मैं जाके रीलोड करूंगा तो भी हमारे पास बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर क्यों नहीं आया वो देखते हैं। बॉर्डर स्टाइल को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया सॉलिड, ठीक है। अब जाके रीलोड करते हैं, अभी भी अब बॉर्डर नहीं आया। आई गेस मैं सही फाइल यूज कर रहा हूँ, क्लास बॉर्डर्स है, सॉरी हमने क्लास नेम गलत लिख रखा है, बॉर्डर्स। ओके, तो एक ड्यू बन चुकी है जिसकी विड्थ 500 पिक्सल और मिनिमम हाइट अप्लाइड है 100 पिक्सल, करेक्ट। और अगर मैं वापस बॉर्डर स्टाइल चेंज कर दूं, ठीक है, डैश कर देता हूं फॉर एग्जांपल मैंने, तो डैश में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो डैश के अंदर आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे डैश से दिख रहे हैं। बॉर्डर विड्थ के अंदर आप चाहें तो जनरली पिक्सल्स के अंदर ही अप्लाई किया जाता है, जैसा हम बाकी की प्रॉपर्टीज के साथ करते हैं, जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बॉर्डर विड्थ मीडियम, ठीक है, तो ये भी चल जाता है, ठीक है, तो मीडियम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा आप पिक्सल्स के अंदर ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बॉर्डर को कलर भी असाइन कर सकते हैं, बॉर्डर हाइफन कलर। कलर अगेन वही सेम तरीका है, आप चाहे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करें या फिर चाहे तो कलर नेम या फिर आरजीबी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे सजेशन आ रहे, तो मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को चूज करता हूँ, जो भी वैल्यू मैंने चूज की वो बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। सो आई गेस आप इतना समझ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बॉर्डर की साइड्स, ठीक है, कि बॉर्डर की साइड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे लेफ्ट राइट में बॉर्डर नहीं दिखाना, तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर बॉर्डर अप्लाइड है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे राइट साइड में नहीं दिखाना, तो मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर राइट नन, ठीक है। बॉर्डर राइट अगर आकर नन कर दूंगा तो देखिए राइट साइड से बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। नन भी कर सकते हैं और चाहे तो जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही केस में सही है, ठीक है। इसी तरीके से बॉर्डर अगर लेफ्ट कर दूंगा तो बॉर्डर लेफ्ट भी हट जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लेफ्ट और राइट दोनों से हट चुका है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे बॉटम की जो साइड है उसका जो है ना पिक्सल बढ़ाना है, मतलब उसका विड्थ बढ़ाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, स्टाइल कर सकते हैं 10 पिक्सल। आप जाके देखिए, अभी रीलोड करते हैं तो अभी कुछ चेंज नहीं आया ना, इसको आई गेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर टॉप स्टाइल, सॉरी आई गेस विड्थ होगा ना, प्रॉपर्टी हमारी गलत हो गई। सी बॉर्डर बॉटम क्या अप्लाई हो गया 10 पिक्सल, ठीक है। तो आई गेस आप समझ पा रहे हैं। बाकी की जितनी भी कह सकते हैं ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है, मैंने 2-3 आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने लेवल पर बाकी के चेंजेस करके देखिए, ठीक है। हो सके तो W3 पर जाइए, वहां पर आपको और भी काफी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। मैं बेसिक आपको यूजेस कैसे करना है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप बॉर्डर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, किस तरीके से हम बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड, ठीक है, कि बैकग्राउंड हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक और डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड्स, ठीक है, और बी कैपिटल की जगह मैंने कर दिया स्मॉल। अब मैं क्या करता हूँ, नई क्लास मैंने डिफाइन की। बैकग्राउंड के लिए आपने सबसे पहले तो काफी बार देख चुके हैं, बैकग्राउंड कलर में जनरली अप्लाई करता हुआ आया हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर दूंगा, विड्थ मैंने इसको असाइन कर दी 500 पिक्सल, मिन हाइट में अप्लाई कर देता हूँ इसको 100 पिक्सल, ठीक है। तो आई गेस आपको पता ही कि वहां पर एक रेड बॉक्स बन जाएगा, राइट। बैकग्राउंड कलर तो आपने पहले वीडियो से देख रहे हैं किस तरीके से अप्लाई होता है। आज हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में आप इमेजेस कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी डिव पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस हमारे उस कोड की तरफ। कोड में हम आ चुके हैं, हमारे पास एसेट्स फोल्डर के अंदर आई गेस इमेजेस नहीं है ना, इमेजेस हमारे पास ये रही ship.jpg है ना, इसको इसी को कॉल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में आप चाहें आपको क्या करना पड़ेगा, URL यूज करना पड़ेगा। जैसे RGB यूज कर रहे थे उसी तरीके से URL भी होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वो पाथ लिखना पड़ेगा जो कि आपकी उस इमेज का है। तो अब देखिए हम है CSS फोल्डर के अंदर, ठीक है, और हमारी इमेज कहाँ है, CSS से बाहर है, राइट। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, हम है CSS फोल्डर के अंदर और हम आए एक फोल्डर बाहर, और ये रही हमारी इमेज। तो इस तरीके से जो रिलेशन बिल्ड होता है उसको हम किस तरीके से कॉल करते हैं वो देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, डबल डॉट लगाना है, देन स्लैश, और यहाँ पर अब आपको लिखना है ship.jpg। मतलब ये कि अगर आपकी कोई फाइल पर्टिकुलर फोल्डर से एक फोल्डर पहले है, बाहर है, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, राइट। तो पीछे आने के लिए आपको डबल डॉट स्लैश लगाना है और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। अब जाके हम क्या करते हैं, हमारे पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए इमेज अप्लाई हो चुकी है, ठीक है।
ठीक है, तो इतना तो हम समझ चुके हैं, हमारी इमेज अप्लाई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हाइट एंड विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं। हाइट एंड विड्थ मैं क्या करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 1500 पिक्सल और हाइट कर दी 700 पिक्सल। अब जाकर मैं अगर इसको रीलोड करूँ, ठीक है, तो आई गेस देखिए हाइट भी, इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है वो हमारी डिव से कम है, राइट। तो ये देखिए इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और जितनी हमारी हाइट एंड विड्थ है उसके अंदर वो इमेज को वेल लुक कैसे देखें। तो रिपीटेशन ऑफ इमेज को रोकने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, देन लिखना है नो रिपीट। ताकि रीलोड कीजिए तो देखिए विड्थ अभी भी 1500 पिक्सल्स पर है। ये देखिए आपको नीचे स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, हाइट भी उतनी है जितनी हमने असाइन की, बट इमेज एक ही बार आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि CSS के थ्रू बैकग्राउंड पोजिशनिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखूंगा हाइफन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन आप अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिखा 10 पिक्सल, तो देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। जैसे आप 10 पिक्सल लिखेंगे तो वो इमेज 10 पिक्सल लेफ्ट से स्पेस ले रही है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाद में लिखा 10 पिक्सल अगेन, तो देखिए इसने क्या किया, टॉप से भी 10 पिक्सल ले लिया। अब मैं इसको आकर अगर 0 कर दूंगा तो देखिए लेफ्ट में वापस वहीं आ चुका है, टॉप से इसने 10 पिक्सल ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये एक और तरीका है तीनों ही प्रॉपर्टीज को एक ही बार में असाइन करने का, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर हमने अप्लाई किया, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से स्पेस ले रही है इमेज, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से 10 पिक्सल हटा के 0 कर दूंगा तो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो आई गेस आप इतना समझ गए, ठीक है, लेफ्ट और टॉप से स्पेसिंग। अगर इसको आप माइनस में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने -30 कर दिया, इसको जाके रीलोड करेंगे तो अभी आप आई गेस समझ नहीं पा रहे, मैं 0 करता हूँ, एक्चुअल पोजीशन पर आ गए, मैं इसको -100 पिक्सल करता हूँ 100, तो इमेज थोड़ी ऊपर आ गई, राइट। बॉक्स के अंदर ही है पर इमेज की पोजीशन थोड़ी ऊपर आ गई, करेक्ट। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर भी मैं -50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड की पोजीशनिंग पिक्सल्स में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन राइट, तो इमेज क्या होगी, राइट साइड से शुरू होगी, ना कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। आपने लिख दिया राइट हाइफन टॉप, तो इमेज कहां से शुरू होगी, राइट से शुरू हो रही है, वो भी टॉप से, ठीक है। आपने लिख दिया राइट बॉटम, तो इमेज राइट से तो शुरू होगी बट बॉटम की तरफ से शुरू होगी, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया लेफ्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, वो भी बॉटम से, तो बॉटम से। और अगर फॉर एग्जांपल टॉप लिख दिया तो टॉप से होगी, ठीक है। डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग होती है वो यही होती है, लेफ्ट टॉप। सो आई होप आपको बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करती है। नो डाउट इनसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आप W3 स्कूल पर जाइए, बैकग्राउंड पर जाइए और बॉर्डर्स पे जाइए, जो तरीका मैंने बताया इनको तो यूज कीजिए, वहां पर आपको और भी प्रॉपर्टीज दिखेगी, उनको अपने लेवल पे यूज कीजिए। तो मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक पेज बना रखा है exercise 2.html, आप भी इसी तरीके से बना लेना। स्टाइल टैग भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। स्टाइल टैग के बाद में स्टाइल टैग में मैंने डिफॉल्ट CSS लिख रखी है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया हुआ है और बॉडी पर बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और इंक्लूड करेंगे जो कि है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट्स के लिए इस वेबसाइट पर आ सकते हैं fontawesome.com। आप सिंपली गूगल पर जाके इतना लिखेंगे ना फॉन्ट ऑसम, तो ही काफ़ी होगा, आपके सामने आ जाएगा फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम बहुत अच्छी लाइब्रेरी है फॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है, स्टार्ट फॉर फ्री। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे एक जिप फाइल आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आई गेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, डाउनलोड का लिंक होना तो यहीं चाहिए। ये रहा डाउनलोड फॉन्ट ऑसम फॉर फ्री। तो ये जिप हमारी डाउनलोड होगी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर अनजिप किया और एक फोल्डर को रीनेम कर दिया फॉन्ट ऑसम से, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्लासेस, कुछ JS फाइल, कुछ CSS फाइल्स हैं। हमारे काम की जो होगी वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताता रहूँगा, ठीक है। राइट नाउ हमें सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट ऑसम की CSS कॉल करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे यूजिंग वेब फॉन्ट्स विद CSS, तो ये बोल रहा है कि आप ये लिंक कॉपी कर लीजिए टू लोड ऑल स्टाइल्स। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ना फॉन्ट ऑसम की जितनी भी स्टाइलिंग है ना वो सारी आ जाएगी। और इसके आगे का जो पाथ है वो आपको अपने फोल्डर के अकॉर्डिंग रख देना। मैंने जैसे एसेट्स
font awesome css all dot css, that's it। ये आपको मैं CSS फाइल को कॉल कर लेना जो कि font awesome की लाइब्रेरी है, ठीक है। इतना ही करना है। अब आपको इसको टेस्ट करना है, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? मैंने क्या कर रखा है, एक डिव बना रखा है कंटेनर। अभी इस पर स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे, पर अभी के लिए हम देखते हैं कि फॉन्ट ऑसम कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम पर यहाँ आइकन वाले सेक्शन के अंदर आकर कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्च किया यूजर, ठीक है। तो जो जैसे ही यूजर सर्च करेंगे ना, तो देखिए इतने सारे आइकन्स आ जाते हैं। आपको सिंपली उस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये जो टैग मिल रहा है ना, आई क्लास FA यूजर्स, इसको एज इट इज इस पर क्लिक करना, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको अपने कोड में लाकर पेस्ट कर देना, दैट्स इट। अब जाके आप अपने पेज को रन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए यूजर का आइकन बन चुका है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारा फॉन्ट ऑसम प्रॉपरली लोड हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैट विंडो की डिजाइन, ओके। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँ, मैंने एक कंटेनर ले रखा है। कंटेनर के अंदर मैंने एक और डिव लिया, डिव क्लास चैट हाइफन, चलो हाइफन नहीं देते हैं, अदरवाइज टाइपिंग में टाइम लग जाएगा, चैट बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब इतने पर एक बार के लिए CSS अप्लाई करते हैं। कंटेनर पर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इनलाइन CSS सॉरी इंटरनल CSS लिख देता हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले विद, फॉर एग्जाम्पल वाइट ही रखते हैं। मैं हो सकता है कि कुछ एक प्रॉपर्टीज को आपको डायरेक्ट पेस्ट करके या फिर वीडियो को कट करके बताऊं, तो आप जब भी वीडियो देखें ना, तो मेक श्योर जितनी प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं उतनी सारी की सारी लिखें, ठीक है। ठीक है, विंडो के सेंटर में आ चुका है। अब व्हाट्सएप पे आपको पता है कि सबसे पहले तो यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है, जिस भी यूजर से या फिर जिस ग्रुप के अंदर आप हैं चैट कर रहे हैं, तो हमारा रोल क्या रहेगा, ऊपर एक टॉप बार बनाएगा, उसमें यूजर की पिक्चर विद नेम, विद ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस, और नीचे हमारी चैट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक चैट बॉक्स के अंदर, चलो चैट बॉक्स से ऊपर मैं एक हेडर क्लास बनाता हूँ, क्लास टॉप बार कर देते हैं इसको। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक साइड में तो यूजर का नेम दिखाएंगे विद फोटो, और एक साइड में वो बाकी के आइकन जैसे कॉल और वीडियो कॉल के लिए जो होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टॉप बार के अंदर डिव क्लास यूजर आइकन एक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजर आइकन के अंदर आकर एक IMG टैग में ले लेता हूँ उसके अंदर, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक बार जाके रीलोड करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। कंटेंट हमारा आ चुका है। अब हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, और फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं, कॉल फॉर वीडियो कॉल, वो हम बाद में कॉल करेंगे, पहले इतने को कर लेते हैं मैनेज। कंटेनर के अंदर हमारी क्लास है टॉप बार, ठीक है। पहले इतने पे CSS अप्लाई करते हैं, मैंने इस पर CSS लिखी हाइट, इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। हमारी टॉप बार रेडी है। अब टॉप बार पर हम क्या करते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से पेडिंग हटा देते हैं कंटेनर से। अब वापस मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर यूजर की इन्फॉर्मेशन को सेट करते हैं, टॉप बार यूजर आइकन क्लास थी हमारी, ठीक है। तो यूजर आइकन को हम विड्थ असाइन कर देते हैं 70% की, फ्लॉट लेफ्ट दे देते हैं, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, बाकी का जो 30% का एरिया है वो दे देते हैं किसको, दूसरी क्लास क्या थी, कॉल ऑप्शंस, इसको हम देते हैं 30%, करेक्ट। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं ऊपर से, थोड़ा जल्दी हो जाता है। सी ग्रे कलर का आ चुका, ओके। तो हमारा सेक्शन रेडी है। अब हम क्या करते हैं, यूजर आइकन वाले क्लास पे वापस आते हैं, और इसके अंदर जो IMG टैग है और जो P टैग है उसको फिक्स करते हैं। तो इन दोनों को भी मैं क्या करता हूँ, एक एक डिव में ले लेते हैं, ताकि ब्लॉक एलिमेंट बन जाएंगे ना, तो उनको इनलाइन करना थोड़ा ईजी रहता है। मैंने क्या लिखा है इसको, प्रोफाइल पिक, और इसको क्या करते हैं, इसको भी एक डिव में ले लेते हैं, क्लास यूजर नेम, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोफाइल पिक वाले क्लास पर, है ना। तो ये रही हमारी हाइफन प्रोफाइल पिक के अंदर इमेज, प्रोफाइल पिक के अंदर इमेज है। चलो इमेज से पहले हम उसको असाइन कर देते हैं, विड्थ असाइन किया हमने इसको फॉर एग्जांपल 30% कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आकर प्रोफाइल पिक में आकर हम इमेज पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा विड्थ 100% एंड सॉरी 100% नहीं करते, फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 50 पिक्सल एंड, ठीक है। पिक्चर हमारी आ चुकी है। अब हम लेते हैं किसको, जो यूजर नेम वाले क्लास है उसको भी फ्लॉट लेफ्ट असाइन करते हैं, और उसको लाते हैं राइट साइड में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरह का रिलेशन जो बनता है सिंटेक्स में वो भी रख ही सकते हैं, ठीक है। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ कितनी, 70%, राइट।
प्रोफाइल पिक को भी इनलाइन करते हैं। सी हो गया इनलाइन। अब हम मैनेज करते हैं पी टैग की पर थोड़ी सी CSS। सबसे पहले मैंने फॉन्ट साइज अप्लाई किया और जो स्पान टैग है उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। स्पान, ओके, स्पान पे हम फॉन्ट साइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। ओके ठीक है, परफेक्ट है। ये रहे हम स्पान पे, फॉन्ट कलर वाइट, फॉन्ट कलर वाइट, आई मीन टेक्स्ट कलर, ठीक है, दोनों वाइट हो चुका है। अब हम आते हैं इस पर। इसको मैं क्या करता हूँ, इमेज को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि इमेज आ जाए सेंटर में। ओके, और इस बॉक्स की थोड़ी हम आई गेस हाइट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। थोड़ा सा इमेज को छोटा कर देंगे ना, सही लगेगा। लाइन नंबर 28 ये रहा। मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर की थोड़ी हाइट विड्थ कम कर देता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट 40 पिक्सल, इस पर नहीं चलेगा। यूज़र आइकन पर और प्रोफाइल पिक पर करते हैं। अगर हम लाइन हाइट 40 पिक्सल, ओके, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि सेंटर में ला सके मुझे। ओके, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेट है। अब हम करते हैं राइट साइड वाले ऑप्शंस को डिज़ाइन, ठीक है। राइट साइड में ऑप्शंस को आप डिज़ाइन करना है तो चैट बॉक्स वाले डिव के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें 2-3 फॉन्ट ऑसम से फॉन्ट्स लाने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम पर और यहाँ पर आगे आइकन्स में सर्च करते हैं। 2 से 3 ऑप्शन हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ फॉर कॉल, कॉपी किया और हमारे कोड के अंदर ले जाकर पेस्ट कर दिया। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, मैनेज करेंगे इसकी CSS को भी हम। दूसरा होता है वीडियो के लिए, वीडियो कैमरा यूज़ कर लेते हैं। ये कॉपी किया और ले जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम इनकी स्टाइलिंग को मैनेज करते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन हमारे आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से इंस्पेक्ट करते हैं और तीनों की CSS में चेंजेस करते हैं। ये रहा हमारा चैट बॉक्स, ये रही हमारी टॉप बार, राइट। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, चैट बॉक्स के अंदर रख दिया। चैट बॉक्स के अंदर नहीं रखना था, हमें रखना था कॉल ऑप्शंस के अंदर, ठीक। तो ये देखिए अपने आप यहीं सही जगह आ गए ना। अब हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस पर थोड़ी बहुत लाइन हाइट अप्लाई कर देते हैं ताकि कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने किया 50 पिक्सल, इनफ है आई गेस। ओके, अब थोड़ी बहुत इन पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं कॉल ऑप्शंस के अंदर आई टैग पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, दोनों तीनों पर ही मार्जिन राइट से अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा स्पेस ले ले वो अपने आप में। ओके, तो चैट के लिए अब आपको पता है कि व्हाट्सएप पे होता है बैकग्राउंड, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चैट बॉक्स क्लास लेते हैं, इसको हमने लिखा यहाँ पर और इस पर सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड, और इसको मैं हाइट असाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। तो देखिए इमेज दिखी ना। कंटेनर को चलो बैकग्राउंड, बॉडी का जो बैकग्राउंड है ना उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ओके, आई गेस अब ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है ना। तो हमारी चैट विंडो तो रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं कुछ मैसेजेस। पहले एक मैसेज को ऐड करते हैं, उसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, देन दूसरा मैसेज ऐड करेंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे, देन आगे तो सारा कॉपी पेस्ट ही होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे चैट बॉक्स डिव के अंदर और यहाँ पर मैं एक UL लेता हूँ। UL के अंदर आकर मैं LI डिफाइन किया और LI के अंदर मैंने एक डिव डाला, डिव क्लास फॉर मैसेज। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक P टैग लेते हैं जस्ट टू डिस्प्ले आवर मैसेज और उसके बाद एक स्पान टैग लेते हैं जस्ट टू डिस्प्ले द टाइम। UL सबसे पहले इसको पैडिंग देते हैं 0 और मार्जिन भी अप्लाई कर देते हैं हम 0 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे UL के अंदर LI। अभी हम अप्लाई करते हैं मैसेज पर डायरेक्ट CSS, ठीक है। तो मैसेज पर मैं CSS लिखता हूँ बैकग्राउंड। अब हम सीधा चलते हैं हमारे मैसेज डिव पर और यहाँ पर कुछ CSS लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा विद 100%। ओके, अब यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है वो हम कर देते हैं 0। स्पान में भी कर देते हैं, स्पान पे वैसे नहीं होता, ठीक है। तो अब ये मार्जिन 0 पे चला गया, ठीक है। अब हम वापस डिव को जो हमारी चैट वाली है उस पर कुछ पेडिंग अप्लाई करते हैं। 10 पिक्सल लुकिंग गुड इनफ आई गेस, 5 दे देते हैं। चलो 7 दे दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कॉपी किया और ऊपर ले जाकर पेस्ट कर दिया 7 पिक्सल, ठीक है। अब हम करते हैं स्टाइलिंग मैनेज P टैग पर। P टैग पर आते हैं, फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम स्पान पे चलते हैं। स्पान पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन अप्लाई करूँगा एब्सोल्यूट और राइट अप्लाई कर दूंगा 0। राइट अगेन 0 करूँगा तो विंडो की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। मैसेज पर आकर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो वहाँ से बाहर ना जाए, ठीक है। राइट मैंने कर दिया इसका
5 पिक्सल। फॉन्ट साइज इसको मैंने दिया 10 पिक्सल, दैट्स इट, इनफ आई गेस, और भी छोटा कर सकते हैं। ओके अब इसको करते हैं कॉपी, स्पान पे रख दिया। देन हमारा पी टैग वाली CSS हमने की कॉपी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर डिजाइन करता हूँ, जो डिजाइन होगा CSS के एक और सेलेक्टर के थ्रू, जिसको बोलते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कि किस तरीके से वो डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पी टैग पर ही वो सेलेक्टर अप्लाई करूंगा। तो वो अप्लाई करने का सिंटेक्स क्या होता है, जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, पी टैग पर या फिर H1 पर, जिस पर भी, उसके बाद आपको लगाना है डबल सेमीकोलन और आफ्टर। आफ्टर भी होता है, बिफोर भी होता है, इसमें हम यूज करेंगे आफ्टर। और भी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर बिफोर के अलावा, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप W3 पर जाइए और वहां पर सर्च करके देखिए। ठीक है, इसमें मैं डिफाइन करूंगा कंटेंट स्पेस। ठीक है, स्पेस देने के बाद मैंने लिखा पोजीशन अप्लाई करेंगे इसको। सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन कर दिया। उसके बाद आई गेस मेरे से टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है यार, लेफ्ट इसको दे देंगे हम फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, माइनस में देते हैं क्योंकि हमें दिखाना है उसको बाहर। ओके, उसके बाद हम करेंगे अप्लाई बॉर्डर टॉप। ठीक है, जो कि रहेगा सॉलिड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बॉर्डर टॉप कलर असाइन करूंगा उसको वाइट। ठीक है, बॉर्डर टॉप विड्थ। ठीक है, चलो टॉप बॉर्डर विड्थ असाइन करते हैं। सिर्फ बॉर्डर विड्थ मैंने लिखा 6 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मार्जिन राइट वो दे दिया मैंने 6 नहीं सॉरी -1 पिक्सल देंगे। ठीक है, और बॉर्डर राइट कलर हम असाइन करेंगे FFF, या इट मीन्स फॉर वाइट। इसको जाके हम करते हैं रीलोड। ओके, तो ये तो वो मैसेज हो गया जो कि सामने वाले यूजर ने आपको भेजा है। अब हम जो मैसेज खुद लिखते हैं वो भी तो हमें डिस्प्ले होता है वहीं पे, और उसका पोजीशनिंग होती है राइट साइड में। तो उसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर मैं एक और अलाई कॉपी करूंगा और इस अलाई को मैं क्लास दे दूंगा E1। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैसेज चेंज कर देते हैं ताकि हम डिफरेंस देख पाएं। ठीक है, तो मैसेज आ चुका है बट नो डाउट अगेन सेम ही है। अब इस पर हम यहीं पर इंस्पेक्ट के थ्रू CSS चेंज करते हैं। E1 के अंदर मैसेज। ओके, तो मैं इनलाइन एलिमेंट डॉट स्टाइल पर जाकर CSS अप्लाई करूंगा फ्लॉट राइट। तो देखिए फ्लॉट राइट देती वो अपने आप राइट में जा चुका है। ठीक है, और मार्जिन राइट दे दूंगा इसको मैं। तो मैं क्या करूंगा, li डॉट E1 टाइप करूंगा। इट मीन्स वो li जिसकी क्लास E1 है उसके अंदर मैसेज डिव, मैसेज क्लास। ठीक है, उस पर विड्थ तो ऑलरेडी असाइंड ही है, ऊपर मैसेज हम दे चुके हैं। मैसेज के अंदर फ्लॉट राइट असाइन हो जाए उसको, और मार्जिन राइट असाइन हो जाए 10 पिक्सल का। ओके, अप्लाइड नहीं हुआ अभी भी। ओके, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, फोर्सफुली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो डिजाइन हो गया, बट ये जो एरो आपको दिख रहा है लेफ्ट की बजाय ये हमें डिस्प्ले करना है राइट साइड में। ठीक है, सेलेक्टर डिफाइन हो गया। अब हमें डिस्प्ले कहाँ से करना है, राइट साइड से करना है। करेक्ट, तो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा राइट -10 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं कलरिंग चेंज कर दूंगा, बॉर्डर लेफ्ट कलर कर दूंगा व्हाइट। ओके, देन मैं चेंज कर दूंगा बॉर्डर टॉप कलर भी व्हाइट। ठीक है, और लेफ्ट मैंने प्रॉपर्टी असाइन कर दी ऑटो। अब जाके हम इसको रीलोड करते हैं। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा आई गेस। मुझे इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया। अब इसको जाके करते हैं रन। रन करने पर भी यहाँ पर अभी एरो प्रॉपर नहीं चल रहा, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए जाहिर सी बात है अभी ये दोनों की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इस पर, जो E1 क्लास वाली भी हो रही है और जो डिफॉल्ट li पर अप्लाई थी, मतलब li के अंदर p टैग पर, तो वो भी अप्लाई हो रही है। तो देखिए बॉर्डर राइट कलर भी अप्लाई हो रहा है, इसको हमें अनसेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर राइट कलर अनसेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो हमारा ये कलर अब हो गया अनसेट। अनसेट ना करके इसको मैं ट्रांसपेरेंट अगर करूँ और इंपॉर्टेंट लगा दूँ तो अब ज़्यादा सही है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले मैसेज का जो हमने लिखा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा बैकग्राउंड #DEFFC0 और लगाया मैंने इंपॉर्टेंट। लुकिंग गुड नाउ। कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और ये सेम कलर अप्लाई कर दूंगा मैं बॉर्डर्स पर भी। ठीक है, अब हमारा चैट मैसेजेस रेडी हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा माइनस कर देता हूँ। ओके,
अब मैं कुछ मैसेजेस डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट, ताकि हम स्क्रॉल बार पर भी काम कर सकें। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डिव पर स्क्रॉल बार अप्लाई करता हूँ और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करते हैं टू राइट आवर मैसेजेस। ओके, हमारी रही चैट बॉक्स डिव, इस पर मैं क्या करता हूँ, बैक हाइट जो है 500 है, ओवरफ्लो आके इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, विड्थ इसको मैंने कर दिया 100%। ओके, इसकी अगर मैं हाइट थोड़ी कम करता हूँ, ठीक है, हाइट तो मुझे कम करनी पड़ेगी, 400 पिक्सल दे देते हैं, फिर देखते हैं कितनी और ज़रूरत रहती है। ओके, तो हमारी CSS अप्लाइड है इस पर। ओके, बट ये ऊपर से कुछ स्पेसेस ले रहा है, उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इंस्पेक्ट ओपन किया, आई गेस कुछ मार्जिन वगैरह का प्रॉब्लम है। टॉप बार भी सही है अपनी जगह, टॉप बार के बाद में स्पेस तो नहीं आना चाहिए, वाइट स्पेस आ रहा है। ओके, यूज़र आइकन जो है कुछ स्पेस ले रहा है, यूज़र आइकन के अंदर आके हम देखते हैं। प्रोफाइल पिक्चर 30 पिक्सल, अच्छा इसने लाइन हाइट हमने 80 पिक्सल कर रखा है, लाइन हाइट हम हटा देते हैं। ओके, लाइन हाइट कम कर देते हैं, इसकी लाइन हाइट फॉर एग्जांपल 505 पिक्सल कर देते हैं। चलो लाइन हाइट हटा ही देते हैं। उसके बाद हम इमेज को थोड़ा टॉप से दे देंगे, प्रॉपर्टीज मार्जिन टॉप दे देंगे। ठीक है, लाइन हाइट मैंने हटा दिया, इसको पैडिंग टॉप दे के देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर है अपनी जगह, स्क्रॉल बार भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर हम हमारा टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यूएल को असाइन कर देते हैं पैडिंग फ्रॉम बॉटम 20 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और लाइन नंबर 73 पर ये रही हमारी यूएल और पेस्ट। ठीक है, नीचे स्पेस लेना था मुझे बेसिकली। अब हम करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स को डिज़ाइन नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें एक फुटर डिव लेनी पड़ेगी। जैसे हमने टॉप बार लिया था उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक फुटर डिव भी बनाते हैं। जस्ट टू डिव क्लास फुटर, फुटर के अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ, डिव क्लास टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हम एक लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, फुटर। ठीक है, इस पर मैं एक बार के लिए बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें विजिबिलिटी रहे। राइट, बैकग्राउंड। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब हम यहीं पर कुछ CSS लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स पर। ओके, इसको जूम कर लेता हूँ, आई गेस जूम करने पर विजिबल रहेगा। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब हम टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ CSS लिखते हैं यहीं पर। विड्थ मैं इसको असाइन कर देता हूँ 100% के नहीं करते, थोड़ी कम रखते हैं। मार्जिन कर दिया मैंने ऑटो से सेंटर में नहीं आया, कोई नहीं। हम टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट लाइन दे देंगे सेंटर का, तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, फुटर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स हमारी क्लास है, इसको मैंने दिया टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और इसी के अंदर हमारा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना। सिंपली टैग से आपको CSS अप्लाई करनी है। विड्थ मैंने असाइन किया इसको 40 पिक्सल, लाइन हाइट भी रख देते हैं इसकी 40 पिक्सल। ठीक है, इस वाली जगह बेस्ट। ठीक है, इतना तो बन चुका है। अब टेक्स्ट बॉक्स वाली जो क्लास है, फुटर वाली क्लास पर या फिर फुटर वाली पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से। ठीक है, टॉप बॉटम से दे दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा लुक बेहतर ले रही है। अभी 10 की बजाय आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, 5 ही कर देते हैं। पेडिंग कॉपी किया और हमने रख दिया यहाँ पर फुटर पर। ठीक है, हमारा डिव बन चुका है, टेक्स्ट बॉक्स वाला भी रेडी है। इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, अच्छा बैकग्राउंड कलर चेंज ना करके मैं ये जो इमेज है ना, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने आई गेस चैट बॉक्स पर अप्लाई कर रखी, ये रही। इसको चैट बॉक्स की बजाय हम रख देते हैं डायरेक्ट कंटेनर पर, वो ज़्यादा सही रहेगा। नाउ लुकिंग गुड, राइट। थोड़ा सा प्लस करके दिखाता हूँ, है ना, ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। इमोजीज के लिए बेसिकली हम आइकन ही यूज़ करेंगे। मैं एक सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आइकन लगाता हूँ। आइकन मुझे यूज़ करना है इमोजी का, तो मैं वही अगेन फॉन्ट ऑसम पर जाता हूँ। इसको करते हैं हम कॉपी पेस्ट और जाके हम करते हैं रीलोड, ये वाला आ गया। ठीक है, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग मैनेज करते हैं यहीं पर। इसको सबसे पहले तो क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, फॉन्ट ऑसम पर जाके पोजीशन किया एब्सोल्यूट,
टॉप से मैंने दिया 5 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा नो डाउट, मुझे टेक्स्ट बुक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव, ओके लुकिंग गुड नाउ। इसको किया हमने कॉपी, और ये अब लास्ट वाली क्लास पे हम जाके कर देते हैं पेस्ट, i.fa.-laugh किया पेस्ट, और थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर देते हैं ना, सही रहेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स आ चुका। अब यहाँ पर राइट साइड में हम लगा देते हैं एक कैमरा वाला आइकन, है ना, जस्ट टू अपलोड द फोटोज। तो सेम मैं कॉपी करता हूँ और कैमरा का आइकन जाके सर्च करते हैं। ठीक है, ये चल चुका है। इस पर भी सेम अब हमें CSS अप्लाई करनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, इस बार क्लास है i.fa-कैमरा। एक बार के लिए इतना पेस्ट करते हैं, कलर सेम रखेंगे, बाकी हाँ लेफ्ट से तो हमें चाहिए ही नहीं। टेक्स्ट बॉक्स पर एक एट्रीब्यूट असाइन कर देते हैं मैसेज। क्या हुआ, हमारी CSS अप्लाई हुई नहीं, अच्छा राइट मैसेज, इसको हमको थोड़ा पेडिंग लेफ्ट देना पड़ेगा ना, 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। इसके लेफ्ट से देंगे तो नो डाउट हमें थोड़ी विड्थ कंट्रोल करनी पड़ेगी। दिस वन लुक गुड, इसको किया कॉपी और इनपुट पर ले जाकर कर देंगे पेस्ट। ओके, तो ये हमारा मैसेज भी रेडी है। तो ये आज हमारी चैट विंडो भी रेडी हो गई। ठीक है, आई गेस जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं उनमें से कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बावजूद भी मैं यहाँ से टॉप टू बॉटम आपको दिखा देता हूँ सारी CSS, ताकि इन केस जब आप अपने लेवल पर लिखें तो कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके जो CSS आप लिख रहे हैं उसके साथ मैच करते जाइए। ठीक है, मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस जरूर करना मेरे दोस्त, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट देखने से कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला। ठीक है, तुम अगर ये वीडियो सिर्फ देख के टाइम पास कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। ये CSS देखते जाओ और ट्राई करो कि खुद के लेवल पर 1-2 बार हाथ से निकालो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के थ्रू आप ये देख पाएंगे कि HTML को यूज करते हुए जब हम टेबल्स बनाते हैं ना, उस पर किस तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, अगेन एक फाइल बना लिया, बेसिक फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रखा है, बॉडी को बैकग्राउंड दे रखा है बिल्कुल लाइट ग्रे, और एक कंटेनर बना लिया जस्ट टू डिस्प्ले द फ्रेम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मिनिमम हाइट वगैरह मैंने असाइन कर रखी है, ये इतनी CSS मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब हम कंटेनर के अंदर आते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 सेक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डिव क्लास बनाता हूं इनवॉइस। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा मेन इनवॉइस होगा। अब इनवॉइस के अंदर जाके देखते हैं, कुछ सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन इज द हेडर, जिसमें लोगो और डेट आएगा। फिर होगी इनवॉइस की बॉडी, जिसके अंदर हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल होगी। फिर बाद में होगा, कह सकते हैं कि सेकंड सेक्शन होगा जिसमें कुछ एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है। देन लास्ट में फुटर। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो डिव होगी वो होगी डिव क्लास हेडर। हेडर दे सकते हैं, टॉप बार दे सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू असाइन। ओके, देन डिव क्लास फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस बॉडी। ठीक है, ये हो गया। देन हम एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास इन्फो सेक्शन। ठीक है, देन लास्ट में एक डिव होगा हमारा फुटर। ठीक है, इतने में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर आने से पहले हम क्या करते हैं, इनवॉइस पर मैक्स विड्थ वगैरह असाइन कर देते हैं, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो बाहर ना निकले। ठीक है, मैक्स विड्थ असाइन कर दिया। ओके, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, ऑटो ना करके इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल, और एक बार के लिए बैकग्राउंड देते हैं, कुछ डार्क देते हैं ताकि हमें इस फ्रेम की बॉडी पता चले। हाइट भी असाइन करनी पड़ेगी एक बार के लिए, मिन हाइट दे देते हैं इसको हम फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, जस्ट टू डिस्प्ले द फ्रेम। ठीक है, हमारा फ्रेम आ चुका है। पेडिंग आई गेस ऊपर ज्यादा अप्लाइड है तो इसको हम कर देते हैं कम। ठीक है, तो 10 पिक्सल करते ही हमारा काम बंद पड़ा, और इसको हम मार्जिन कर देते हैं 10। ठीक है, आई गेस ये सफिशिएंट है, और अगर 0 भी कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कंटेनर पर हमारी पेडिंग ऑलरेडी अप्लाइड है। इसको हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ओके, तो इनवॉइस हमारा रेडी है, हमारा बेसिक फ्रेम रेडी है इनवॉइस का। अब हम आते हैं इनवॉइस के अंदर। सबसे पहले है हेडर, इसको हम मिन हाइट असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल की, और मैक्स विड्थ असाइन कर देते हैं अगेन सेम
100%। ओके, अब हेडर के अंदर भी हमारी दो डिव बने, दो सेक्शन बनेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर लोगो, सेकंड वन इज फॉर द डेट। तो हम अगेन एक डिव लेंगे, डिव क्लास लोगो, इसके अंदर एक img टैग असाइन, img टैग लेंगे। सेकंड डिव हम लेंगे जस्ट टू डिस्प्ले द डेट, तो हम क्लास बना देते हैं डेट और इसको एक p टैग में डाल देते हैं, डेट को जस्ट टू डिस्प्ले द डेट। जैसे आज डेट है फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर, तो सबसे पहले हेडर के अंदर लोगो डिव, राइट, इसको हम मैक्स विड्थ असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50% की और फ्लोट लेफ्ट दे देते हैं। लोगो के अंदर अब हम आते हैं इमेज टैग पर, इमेज को हम असाइन करते हैं विड्थ 50 पिक्सल कर देते हैं, हाइट एंड विड्थ को, ठीक है, लुकिंग गुड। अब बारी आती है डेट डिव के अंदर p टैग की, राइट, तो p टैग पर आए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सबसे पहले असाइन करते हैं राइट, ठीक है, अभी भी राइट में नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम किसके थ्रू, इंस्पेक्ट के थ्रू, कि क्या प्रॉब्लम है। इंस्पेक्ट में आते हैं हम, थोड़ा इसको नीचे लाते हैं, मैक्स विड्थ ना करके अगर मैं विड्थ करता हूँ इसको, ठीक है, अब हमारा काम बनेगा, ठीक है, इसको भी मैं मैक्स विड्थ ना करके विड्थ कर देता हूँ, ऑटोमेटिक काम बन चुका है। तो मैक्स विड्थ हर जगह काम नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है टेबल, जो कि होगा इनवॉइस बॉडी के अंदर। तो टेबल के अंदर हम आकर सबसे पहले टेबल टैग के थ्रू टेबल डिफाइन करते हैं, टेबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्टाइलिंग कुछ भी लिखनी है वो सारी सीएसएस के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, टेबल के अंदर टेबल रो होगी, करेक्ट, और टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग होगा, देन एक होगा टेबल डेटा, राइट, टीडी। अब यहाँ पर टीएच और टीडी क्यों चल रहा है वो आपको शायद ये टेबल देख के आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर जो कॉलम्स है वो लेफ्ट साइड में ना कि टॉप पर, राइट, इसीलिए मैंने हर एक रो के अंदर फर्स्ट कॉलम इज फॉर टेबल हेडिंग एंड सेकंड कॉलम इज फॉर द टेबल डेटा। ओके, तो हेडिंग के अंदर सबसे पहले हेडिंग कौन सी है, टीएक्सएन आईडी। चलो टीएक्सएन आईडी से पहले रिचार्ज वगैरह वाली है वो हम इसके बाद बना लेंगे, चलो इसके बाद नहीं पहले ही बना लेते हैं। अगेन मैं सेम क्या करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। और सबसे पहले क्या है, रिचार्ज 4, तो इसका रख देते हैं फॉर एग्जांपल रिचार्ज इन्फो, ठीक है, और लास्ट वाले का रख देते हैं, सेकंड वाले का हो जाएगा अमाउंट। ओके, देन अगेन ये पी टैग हम इसमें कॉपी करते हैं और जो लेबल है वो चेंज कर देंगे रिचार्ज 4 और बाद में H3 ले लेते हैं। H3 के अंदर क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगी 140 समथिंग लाइक, जो भी नंबर आप डालना चाहें। इसको हम अभी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और डेट की जगह क्या आएगा, डेट की जगह आएगा अमाउंट। तो अमाउंट के लिए अगेन हम एक सबसे पहले फॉन्ट ऑसम के थ्रू एक क्लास कॉल करेंगे, आई क्लास FA-NINR, आई गेस चल जाना चाहिए, अदरवाइज हम फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे। अभी भी नहीं आए तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करते हैं हम कॉपी और ले जाके सिंपली कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, रुपीज सिंबल आ चुका है। तो हमारा काम बन चुका है। अब हम करते हैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई। इसको अगेन सेम स्टाइलिंग ही जाएगा ना जैसे हमने ऊपर असाइन किया। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हेडर की तरह ही इनवॉइस बॉडी को भी असाइन कर देते हैं, सेम प्रॉपर्टी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कॉमा सेपरेटेड में लगा देता हूँ, बिकॉज सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, करेक्ट। और अगेन रिचार्ज इन्फो भी मैं कॉपी करके इसी के कॉमा सेपरेटेड में लगा देता हूँ लोगो वाले के, बिकॉज सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। इन्फो के बाद क्या है, अमाउंट वाली क्लास है, तो इसको भी मैं कॉपी करके जो डेट वाला था उसके बाजू में लगा देता हूँ, ठीक है। हमारा काम बन चुका। अब क्या है, डेट के अंदर जो पी टैग था उसका भी टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट ही था और यहाँ पर अमाउंट के केस में भी सेम ही है ना। तो यहाँ पर भी मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉपी करूंगा अगेन वही कॉमा सेपरेटेड के साथ अमाउंट के अंदर पी टैग और रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड में जा चुका है। नो डाउट टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया, इसमें देख लेते हैं बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका फॉन्ट साइज सेपरेटली बढ़ा देते हैं। कॉपी करेंगे और बस फॉन्ट साइज बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब बड़ा दिख रहा है फॉन्ट, वेरिएंट फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं, बोल्ड, ठीक है, तो बोल्ड में आ गया। अब करते हैं इसकी स्टाइलिंग मैनेज। तो हम करते हैं हमारी रिचार्ज इन्फो के अंदर जो पी टैग वगैरह है उस पर स्टाइलिंग। फॉन्ट साइज जो है आई गेस उसका 12 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पी टैग के बाद बारी है H3 की, फॉन्ट साइज कर देंगे इसका बड़ा, मार्जिन कर दिया 0, ठीक है। टॉप से थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा इतना सेक्शन भी रेडी है, ठीक है। तो हमारा हेडर और रिचार्ज इन्फो वाला पार्ट रेडी है। अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं हमारे इनवॉइस बॉडी पर। मैं बैकग्राउंड भी अप्लाई कर देता हूं सेपरेटली,
बिकॉज उसके अंदर है सैंपल में, राइट। ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है, लाइट ग्रे है, इसको भी पेडिंग दे देते हैं। ओके, अब हम एलिमेंट डिजाइन करते हैं बाकी के टेबल्स, ठीक है। तो टेबल वाले पे आते हैं। टेबल हमने एलिमेंट तो ले ही लिया, ये रही हमारी टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या है, टी एक्शन नंबर, इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है। देन सेकंड रो क्या है हमारी, डेबिटेड फ्रॉम, इसके आगे कोई टीडी नहीं है तो इसको हम कॉल स्पान 2 कर देते हैं, ठीक है, कॉल स्पान 2, तो यहां पर नहीं आएगा टीडी। देन अगेन एक टीआर को कॉपी करेंगे, कैटेगरी है डीटीएच। देन लास्ट में है प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर में अगेन एक टीआर कॉपी करेंगे। ओके, ये हमारा टेबल का कंटेंट रेडी है, जाके करते हैं इसको रीलोड, ठीक है, आ चुकी है। अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई। तो सबसे पहले टेबल को किया मैंने कॉपी, और टेबल हमारी किसके अंदर है, इनवॉइस बॉडी के अंदर, राइट। तो इनवॉइस बॉडी के अंदर टेबल, राइट। उसको सबसे पहले तो मैक्स विड्थ असाइन करेंगे 100% की, ठीक है। बॉर्डर वगैरह अभी विजिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक बार के लिए डार्क करते हैं। ओके, टेबल पे हमारा बॉर्डर तो आ रहा है। ओके, अब हम टेबल के अंदर अप्लाई करते हैं हमारी CSS, टीआर और टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर, मतलब TH और TD पर। ओके, तो इसके अंदर TR के अंदर TH, इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर आ चुका है सारे हेडिंग्स पर, और यही सेम बॉर्डर हमें अप्लाई करना है टेबल डेटा पर भी। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा और कॉमा सेपरेटर के साथ सेम क्या लगा दिया मैंने, सेम सेलेक्टर लगा दिया टेबल डेटा का, ठीक है। तो बॉर्डर अब प्रॉपर आ चुका है, पर जो हमारा डेबिटेड फ्रॉम है वो आ रहा है सेंटर में, तो इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर मैंने लिख दिया लेफ्ट, जिस पर मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना है तो मैं उस पर CSS अप्लाई कर दूंगा, CSS क्लास अलाइनमेंट से। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे इसका लेफ्ट, तो इस लेफ्ट को मैं कहां अप्लाई कर दूंगा, जहां पर हमने क्या लिखा है, डेबिटेड फ्रॉम, क्लास डेबिटेड फ्रॉम। तो इस पर क्या करते हैं, क्लास अप्लाई करते हैं लेफ्ट, तो आज का लेफ्ट से। ओके, बाकी की जो स्टाइलिंग है वो हम करते हैं यहीं से अप्लाई। टेबल पर मैक्स विड्थ की जगह सिंपल विड्थ करते हैं, ठीक है, काम बन चुका हमारा। तो सबसे पहले टेबल ये रही, मैक्स विड्थ हटा दिया, ठीक है। अब हमारा जो TH वगैरह है इस पर हम थोड़ी बहुत पेडिंग वगैरह दे देते हैं, तो ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, ये आ चुका है। यहां से मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट जो लेफ्ट है ना, ये सिर्फ लेफ्ट पर ना करके सारे TH पर ही कर देते हैं, डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज हमें दिख रहा है उसके अंदर लेफ्ट जो टेबल अलाइनमेंट है वो सभी पर है, करेक्ट। तो ये रही हमारी टेबल कुछ इस तरीके से। बॉर्डरिंग कलर वगैरह आप देख सकते हैं अपने लेवल पर चेंज कर लेना, ठीक है। सक्सेसफुल का कलर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है तो हम डायरेक्ट इनलाइन CSS लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ यहीं पे होना है और कहीं नहीं होना, राइट। स्टाइल कलर ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे कलर हो गया ग्रीन। ओके, इसको जूम करके देख सकते हैं, जूम करने पे ये इस तरीके का लुक आ रहा है, ठीक है। और जो बॉर्डर का कलर है टेबल के बॉर्डर को वो थोड़ा लाइट कर देते हैं, अभी ज्यादा डार्क है ना। टेबल से बॉर्डर चाहे तो हटा सकते हैं, बिकॉज हमने अप्लाई कहाँ कर रखा है, ऑलरेडी TH वगैरह पे कर रखा है, करेक्ट, TH और TD पे। दिस वन इज आई गेस लुकिंग गुड। ओके, अब बाकी का पार्ट क्या है, टेबल हमारी रेडी है। टेबल के बाद बारी आती है किसकी, नीचे वाले सेक्शन की, जस्ट फॉर यूजर इन्फो वगैरह जो भी है। तो इनवॉइस बॉडी वाला पार्ट हो चुका है। इन्फो सेक्शन के अंदर आकर हम सिंपली एक P टैग लेते हैं जिसके अंदर हाई यूजर नेम होता है, इसको कर देते हैं हम रन, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं मैनेज, स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करते हैं। तो इन्फो सेक्शन पर भी आई गेस सेम ही अप्लाई करना है ना हमें, जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, मैक्स विड्थ वगैरह ही देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ठीक है, अब इन्फो सेक्शन के अंदर आके हम P टैग पर अप्लाई करते हैं। इन्फो सेक्शन P टैग, सबसे पहले फॉन्ट साइज कर देते हैं हम इसका 12 पिक्सल, मार्जिन टॉप हमने कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ रेडी है। इसके बाद बस एक चीयर्स वाला मैसेज है, तो अगेन एक P टैग के अंदर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन भी हमारा रेडी। अब लास्ट बारी आती है फुटर वाले पार्ट की। तो इन्फो सेक्शन के बाद हमारा बारी आ गई फुटर की। तो फुटर को भी हमने किया कॉपी और इस पर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बॉर्डर अप्लाई करना है ना। ओके, तो इसको हम बॉर्डर टॉप देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो बॉर्डर आ चुका है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन टॉप ले लेते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, 10 आई गेस कम हो गया, उसको किया 30 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा स्पेस आ चुका है। और इस वाले को भी थोड़ा सा टॉप दे देते हैं। इन्फो सेक्शन में जो
इन्फो वाली जो डिव है, इन्फो के अंदर मार्जिन टॉप कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये थोड़ा बेहतर लुक में आ रहा है। इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फुटर का टॉप बार और फुटर का बॉटम पार्ट, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फुटर के अंदर लोगो ना लेके यही लेते हैं जो हमारा हेडर था ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फुटर टॉप, और बाद में जो है वो है सोशल मीडिया आइकन, राइट। तो इसको हम क्लास दे देते हैं सोशल आइकन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 एंकर टैग्स को लेना है, href हैशटैग, क्योंकि हमें कहीं रिडायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहला मेन्यू है। ठीक है, सोशल आइकन्स के अंदर हमारे पास फेसबुक वगैरह के आइकन्स है, तो अगेन मैं एंकर टैग के अंदर उनको लूंगा, FAB है, ओके, L की जगह होगा B, और ट्विटर में भी सेम ही होगा, L की जगह होगा B। ठीक है, आइकन आ चुके, अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई। ओके, तो फुटर टॉप पर आते हैं। सबसे पहले तो इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा, इसको ना देके इसको हम पेडिंग टॉप दे देते हैं, कंप्लीट फुटर को ही पेडिंग टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, अब बारी आती है अबाउट अस वाले जो हमारे लिंक्स हैं, और उसके बाद जो सोशल आइकन्स हैं। तो लिंक्स वगैरह को भी हम मैक्स विड्थ वगैरह असाइन करेंगे, सेम जैसा हमने हेडर पे किया था, तो उसको मैं अगेन यहीं पे कॉपी कर दूंगा, कॉमा सेपरेटेड में लिंक्स, और सेकंड वन हमारी ये थी मैक्स विड्थ 50 के लिए, और वो है सोशल आइकन्स, राइट, सोशल आइकन्स। ठीक है, इसको करते हैं हम रन। ठीक है, लेफ्ट राइट में आ चुका। अब बाकी की बारी आती है, वो हम अलग से डिफाइन कर देंगे। फुटर टॉप के अंदर सबसे पहले लिंक्स, राइट, तो ये रहा फुटर टॉप, इसके अंदर बारी आती है लिंक्स की। लिंक्स के अंदर हमें अप्लाई करना है एंकर टैग पर CSS, राइट। तो सबसे पहले तो मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल का। ठीक है, लुकिंग गुड नाउ। अंडरलाइन वगैरह नहीं हटाते बिकॉज उसके अंदर भी है, डिजाइन में भी है, राइट, ये अपनी जगह रहने देते हैं। अब बारी आती है सोशल मीडिया आइकन्स की, तो ये सेम प्रॉपर्टी सबसे पहले तो मैं आइकन्स के लिए भी अप्लाई कर ही देता हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट से स्पेसिंग तो हमें वहां पर भी चाहिए। सोशल आइकन्स, ये रहा हमारा सोशल आइकन्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अलग से अप्लाई करते हैं सोशल आइकन्स पर, इसको हम बैकग्राउंड असाइन कर देते हैं, किसका, ब्लू। ओके, और चलो एक बार के लिए इतना ही करके देखते हैं। ठीक है, अप्लाइड है। कलर इसका कर देंगे हम वाइट, कलर दोनों का बेसिकली वाइट है, तो वो ऊपर ही रख देते हैं हम। फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर देते हैं। हाइट विड्थ थोड़ी चाहे तो कम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ। और वैसे हमें लाइन हाइट भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद इसको हमें राइट साइड से शो करना है, तो वो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, सोशल आइकन्स का टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट करके देखते हैं। चला गया, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट वन इज द ट्विटर पार्ट। तो यहाँ पर क्लास हम चेंज कर देंगे ट्विटर, और इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देंगे हम #09C से। ओके, लुकिंग गुड। तो ये हमारा सेक्शन ये वाला भी रेडी है। इसके बाद अब बारी आती है सिंपली एक पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं फुटर के बाद। फुटर टॉप हो गया, फुटर बॉटम कर सकते हैं। इसको डिव क्लास, इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक P टैग ही लिखना है आपको। मैं लॉरम एप्सम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जो आपको वहाँ पे दिया आप वो लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, सिंपली फुटर बॉटम को भी थोड़ा बहुत मार्जिन टॉप दे देते हैं। ये रहा हमारा मार्जिन टॉप, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉन्ट साइज हम अप्लाई कर देते हैं 20 पिक्सल, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14 इज सफिशिएंट। यहाँ पर भी आप लाइन हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल करेंगे तो इसकी लाइंस के बीच में जो हाइट है ना वो इंक्रीज हो रही है, राइट। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, इसको 22 कर देता है, सफिशिएंट है। इसको हमने किया कॉपी और पेस्ट। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इनवॉइस रेडी है। सी, ये हमारा इनवॉइस है जो हमने यहाँ रेडी किया, और ये हमारा फोन पे का इनवॉइस। आई होप लुकिंग गुड है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।